एक तो है बेरोजगारी, रोजगार और कौशल। तो बेरोजगारी दर थी अपनी, बेरोजगारी दर है 3.2% 22-23 में। फिर पिछले 6 वर्षों में भारतीय श्रम बाजार संकेतों में सुधार हुआ है, तो ये तो काम का नहीं है। बेरोजगारी दर कितनी है? 3.2। फिर अगला कार्य बल लगभग कितना है? 56.5 करोड़ होने का अनुमान है 22-23 में। फिर कार्यबल कृषि में कितना है? 45%। विनिर्माण में कितना है? 11%, 11.4%। फिर सेवाओं में कितना है? 28.9%। और निर्माण में कितना है? 13%। तो निर्माण में तो हो गया 13, विनिर्माण में हो गया 11, कृषि में हो गया 45। ठीक है, और सेवाओं में तो सबसे ज्यादा कृषि में, फिर है सेवा में, फिर है निर्माण में, और फिर है विनिर्माण में। ठीक है। फिर आधी जनसंख्या विशेषकर महिलाओं को रोजगार प्रदान करने में कृषि एक प्रधानता में चुनौती हो रही है। ठीक है, ये अपन ने देख लिया, इसको हटाते हैं, फिर आगे चले। तो एक सेकेंड। फिर आगे चलते हैं। तो आगे कह रहे हैं कि कुल कार्यबल का 57.3% स्वनियोजित है और अवैतनिक श्रमिकों के रूप में 18.3% घरेलू उद्यमों में काम कर रहे हैं। तो अवैतनिक श्रमिक है ना, उनमें 18.3 कौन है? जो घरेलू उद्यमों में काम कर रहे हैं। फिर नियम नैमित्तिक श्रमिक कुल कार्यबल का कितना है? 21.8%। और श्रमिक कुल कार्यबल का कितने हैं? वेतनभोगी जो नियमित वेतनभोगी हैं वो हैं 20.9%। तो नामितिक श्रमिक कुल कार्यबल का 21.8% है, और नियमित वेतनभोगी श्रमिक कुल कार्यबल का कितना है? 20.9%। फिर आगे देखें तो महिला श्रम बल भागीदारी दर 6 वर्षों से बढ़ रही है। ठीक है, ये अपन ने देख रहा है। और आगे अगर देखें अपन इसमें, तो ये अपन ने देखी यहाँ पे बढ़ रही है। फिर आगे 2017-18 और 22-23 के बीच 16.9% अंकों की भारी वृद्धि देखी गई है। किसमें? महिला जो श्रम बल भागीदारी ना, उसमें। और फिर इसमें देखें तो ग्रामीण उत्पादन में महिलाओं के बढ़ते योगदान को दर्शाता है। और इसमें क्या है, ये क्यों हुई है? क्योंकि अपने जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पे महिलाओं का योगदान बढ़ रहा है। ठीक है। फिर देखें आगे चल के अपन, तो पीएलएफएस के अनुसार युवा जो कि 15 से 29 वर्ष की आयु के हैं, बेरोजगारी दर 17-18 में 17.8% से घट के 10% हो गई है। तो अपनी बेरोजगारी दर कितनी है अभी? 10%। फिर देखें आगे, कारखानों में रोजगार की संख्या में शीर्ष राज्य कौन सा है? तो कारखानों में रोजगार कहाँ पे सबसे ज्यादा मिल रहा है? तमिलनाडु में। पिछले 6 वर्षों में कारखानों में रोजगार में सर्वाधिक वृद्धि कहाँ पे हुई है? छत्तीसगढ़ में। छोटे कारखानों की तुलना में बड़े कारखानों में रोजगार बढ़ा है। ठीक है। फिर खाद्य उत्पादन से जुड़े कारखानों में सर्वाधिक रोजगार प्राप्त हुआ है। और पिछले 5 वर्षों में रोजगार में सर्वाधिक वृद्धि कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स में हुई है। फिर आगे चलते हैं अपन, तो है अगला राष्ट्रीय कैरियर सेवा पोर्टल। ठीक है, अब इसमें देखते हैं। तो ये राष्ट्रीय कैरियर सेवा पोर्टल प्रधानमंत्री द्वारा 20 जुलाई 2015 को शुरू की गई थी। ये क्या है? एक पंचवर्षीय मिशन मोड योजना है और आईसीटी आधारित है। इसमें पोर्टल नौकरी चाहने वालों को, नौकरी प्रदाताओं को, कौशल प्रदाताओं को और कैरियर सलाहकारों को, इन सबको जोड़ता है। ठीक है। फिर अगला है ई श्रम पोर्टल। तो ये है क्या है? असंगठित श्रमिकों का पहला राष्ट्रीय डाटाबेस है ये। ठीक है, जिसमें 29 करोड़ से अधिक श्रमिक पंजीकृत हैं। और इसमें क्या है? इसका उद्देश्य विभिन्न केंद्रीय मंत्रालय विभागों के अन्य प्रासंगिक पोर्टलों को साथ एकीकृत करना है, ताकि असंगठित क्षेत्र के कार्य कामगारों को एक स्थान पर विभिन्न योजनाओं का लाभ मिल सके। तो इसमें 38 करोड़ असंगठित श्रमिकों को पंजीकृत करना है। और ये 12 अंकों का विशेष नंबर है। 2 लाख दुर्घटना बीमा भी दिए जाते हैं, 1 लाख विकलांग बीमा। फिर है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, तो पीएमईजीपी। ठीक है, ये गैर कृषि क्षेत्र में नई इकाइयों को स्थापना में उद्यमियों की सहायता करने के लिए पीएमईजीपी कार्यान्वयन कर रही है। ठीक है, तो गैर कृषि क्षेत्र में। फिर आगे चले तो इसमें तो क्रेडिट लिंक सब्सिडी योजना है। और ये योजना की शुरुआत 2018 में प्रधानमंत्री रोजगार योजना और ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम को मिलाकर हुई है। तो उन दोनों को मिला दिया, किसको? प्रधानमंत्री रोजगार योजना को और ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम को मिलाकर। फिर ये केंद्रीय सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम के तहत संचालित इस योजना का क्रियान्वयन खादी और ग्राम उद्योग विलेज कर रहा है। ठीक है, तो इसको देखो,
इन दोनों को मिला के तो हुई है, पर इसके के कौन सा कर रहा है, खाद्यान्न विलेज द्वारा, ठीक है। अब इसमें क्या है, स्वरोजगार से जुड़े नए उपक्रमों और सूक्ष्म उद्यम परियोजना को विकास को बढ़ावा देना है। फिर ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की तरफ युवाओं के पलायन को रोकने के लिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में क्या करना है अपन को, रोजगार प्राप्त उपलब्ध करवाने का पे गाँव में भी। फिर इसमें पात्रता क्या है, तो पात्रता कोई भी व्यक्ति हो सकता है जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक है। कार्यक्रम केवल नई इकाइयों की स्थापना के लिए सहायता प्रदान करता है, और इसमें विनिर्माण क्षेत्र में 10 लाख से अधिक की परियोजनाओं और सेवा क्षेत्र में 5 लाख से अधिक की परियोजनाओं के लिए ये कार्य कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें शैक्षणिक योग्यता के तौर पर लाभार्थी को 8वीं उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। तो 8वीं उत्तीर्ण होना जरूरी है यहाँ पे, ठीक है। फिर अगली है दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन। तो इसका कार्य क्या है, शहरी परिवार को स्वरोजगार और कुशल मजदूरी रोजगार के अवसर प्रदान करने में सक्षम बनाकर उनकी गरीबी और संवेदनशीलता को कम करना, ठीक है। तो बस यही इसका उद्देश्य है। फिर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, तो ये क्या है, ये है इसके तहत सूक्ष्म लघु व्यवसाय उद्यम और व्यक्तियों को 10 लाख रुपए तक के कोलेटरल फ्री ऋण दिए जाते हैं ताकि वे व्यवसाय गतिविधियों को स्थापित करने या विस्तार करने में सक्षम हो सकें। फिर स्टैंड अप इंडिया क्या है, तो 5 अप्रैल 2016 को शुरू की गई थी। इसमें अनुसूचित जाति, जनजाति और महिला के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देना था, ठीक है। और ये ग्रीनफील्ड उद्यमों की स्थापना के लिए है, ठीक है। और इसमें 10 लाख रुपए से 1 करोड़ के बीच बैंक ऋण सुविधा मिलती है, ठीक है। और इसमें क्या है, 2019-20 में स्टैंड अप इंडिया योजना को 20 से 25 में 15वें वित्त आयोग की अवधि के साथ पूरी अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है, ठीक है। तो इसको बढ़ा दिया गया है अब। फिर आगे चलें तो अपन आगे चलते हैं, अगली है स्टार्टअप इंडिया। तो इसे 2016 में लॉन्च किया गया, नवाचार के पोषण और नवोदित उद्यमियों को अवसर प्रदान करने हेतु एक मजबूत स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र बनाने की परिकल्पना प्रस्तुत करता है। फिर सरलीकरण और हेड होल्डिंग वित्त पोषण करता है ये। सरलीकरण और हेड होल्डिंग है, इसमें निम्नलिखित केंद्रों 3 क्षेत्रों पे केंद्रित है, किस पे, सरलीकरण और हेड होल्डिंग पे, वित्त पोषण सहायता और प्रोत्साहन पे, उद्योग अकादमी भागीदारी और इंक्यूबेशन पे। फिर आगे चले तो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन, तो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की है, 18 से 40 उम्र के असंगठित श्रमिकों के लिए है। मासिक आय 15,000 से कम होनी चाहिए। न्यूनतम पेंशन 60 वर्ष बाद 3,000 रुपये मिलेगी, और एनएफएस, ईपीएफ और आयकर शामिल नहीं होंगे इसमें, ठीक है। फिर प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, तो ये क्या है, केंद्रीय आवास और शहरी विकास मंत्रालय की है। छोटे दुकानदार, फेरी वालों आर्थिक रूप से सहयोग प्रदान करने हेतु इनको आर्थिक रूप से सहयोग प्रदान करने हेतु प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि या पीएम स्वनिधि नामक योजना शुरुआत की गई 14 मई 2020 से। 50 लाख असंगठित क्षेत्र के लोगों को फायदा मिलेगा। ऋण मिलेगा 10,000 बिना कुछ गिरवी रखे। और लोन कितना, अगर लोन चुकाने पे सब्सिडी मिलेगी 7% की, और 1 साल में 12 किस्तों में चुकाना होगा। फिर है आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, तो इसे अक्टूबर नवंबर 2020 में औपचारिक क्षेत्र में रोजगार क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया। इसमें विभिन्न क्षेत्रों को उद्यमों के नियोक्ताओं, विभिन्न क्षेत्रों को और उद्यमों के नियोक्ताओं के वित्तीय बोझ को कम करना, अधिक श्रमिकों को नियोजित करने के लिए चालू किया गया। 1000 कर्मचारियों तक संगठन को 2 वर्ष के लिए कर्मचारी का योगदान मजदूरी का 12% और नियोक्ता का योगदान जो मजदूरी का 12%, यानी कि कुल 24% प्राप्त होगा। सब्सिडी राशि केवल नए कर्मचारियों के आधार से जुड़े ईपीएफओ खातों में जमा की जाएगी, और 15,000 से कम वेतन अर्जित करने वाले होने चाहिए इसमें। फिर कैरियर सेवा पोर्टल, तो कैरियर सेवा पोर्टल क्या है, 2015 में शुरू हुआ। सही अवसर सही समय है इसकी टैगलाइन। श्रम और रोजगार मंत्रालय की योजना है, और रोजगार, कैरियर, व्यवसाय मार्गदर्शन और प्रशिक्षु इंटर्नशिप रोजगार देना इसका कार्य है। फिर ये क्या है, इसके घटक है, एनपीएस पोर्टल है एक तो इसका घटक। फिर आदर्श कैरियर केंद्र है, रोजगार कार्यालयों को आपस में जोड़ना। इसमें ई श्रम उद्यम पोर्टल और स्किल इंडिया पोर्टल को जोड़ा जाएगा। फिर संकल्प योजना, तो ये क्या है, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की ये 2018 में शुरू हुई। इसमें महिलाओं, अज्जा और दिव्यांगों सहित हाशिए पर जीवन जी रहे समुदायों को बड़े पैमाने पर दक्षता प्रशिक्षण का अवसर प्रदान करना है। जिला स्तरीय कौशल तंत्र को मजबूत करना है।
विश्व बैंक के साथ 3300 करोड़ इसको दिए जाएंगे सहयोग से, विश्व बैंक के सहयोग से, ठीक है। और स्किल इंडिया पोर्टल को जोड़ा जाएगा, राज्यों को अनुदान दिया जाएगा, ठीक है, 117 आकांक्षी जिलों को। फिर जन शिक्षण संस्थान योजना, तो ये क्या है, 12वीं के बाद पढ़ाई छोड़ने वालों को प्रशिक्षण प्रदान करा जाएगा। आयु वर्ग है 15 से 45 वर्ष, एनजीओ स्किल देगा, एनजीओ को एक मुश्त वार्षिक अनुदान दिया जाएगा सरकार द्वारा। प्राथमिकताएं इसमें महिलाएं, एससी एसटी ओबीसी। फिर एक विषय के रूप में क्या है, श्रम भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है। 2002 में राष्ट्रीय श्रम आयोग की सिफारिश के अनुसार श्रम कानूनों के सरलीकरण को बढ़ावा दिया गया। 4 श्रम संहिताएं लाई गई, जो जिनमें जो वेतन संहिता है वो लागू हुई 2019 में, और बाकी जो संहिताएं जैसे औद्योगिक संबंध संहिता, सामाजिक सुरक्षा संहिता और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य स्थिति संहिता, ये सब 2020 में लागू हुई, ठीक है। फिर आगे चलें, तो एक है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है जो फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2023 निकाली है, उसके अनुसार अगले 5 वर्षों में वैश्विक स्तर पर 23% नौकरियों में बदलाव होने की संभावना है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की कौन सी है, फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2023। फिर भारत में एआई, तो 2019 में चीन द्वारा प्रकाशित एआई संबंधी शोध पत्र थे कितने, 1 लाख से अधिक। इसके बाद अमेरिका है, फिर भारत है। वैश्विक रोजगार का 40% एआई के संपर्क में है। भारत के लिए एआई अत्यधिक संपर्क के लिए भारत के लिए एआई के अत्यधिक संपर्क में कितना रोजगार है, 26%। फिर आगे चलें, तो इंटेलो लैब द्वारा संचालित विश्व का सबसे बड़ा कौन सा, सबसे बड़ा बागवानी एक्सचेंज प्रमाण विश्व का सबसे बड़ा बागवानी एक्सचेंज प्रमाण एक्सचेंज शामिल है, जो बागवानी उत्पादों की गुणवत्ता को मैप करने के लिए कंप्यूटर विजन और का उपयोग करता है। फिर एक है युवा युवा आई, यानी यूथ फॉर उन्नति एंड डेवलपमेंट विद एआई। एक ये है युवा आई, तो ये क्या है, ये स्कूली छात्रों, ये राष्ट्रीय कार्यक्रम और रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर यूथ 2022 शामिल इसमें। तो ये क्या है, युवा एआई, यूथ फॉर उन्नति एंड डेवलपमेंट विद एआई, स्कूली छात्रों के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम, और फिर रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर यूथ 2022 शामिल है। भारत एआई मिशन के लिए 2024 में 10,300 करोड़ रुपए का क्या दिया है, बजट प्रावधान किया गया है। तो क्या है, भारत एआई में क्या है, दो हैं। पहले तो है कौन सा, युवा एआई, और एक है रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर यूथ। फिर आगे चलें, तो युवा यूथ फॉर उन्नति एंड नेशनल डेवलपमेंट विद एआई, ये क्या है, मीटी प्लस इंटेल का है, नेशनल गवर्नेंस डिवीजन ने युवा एआई यूथ फॉर उन्नति एंड डेवलपमेंट विद एआई प्रोग्राम लॉन्च के लिए इंटेल इंडिया के साथ साझेदारी की है। एआई की गहरी समझ को बढ़ावा देने के लिए कक्षा 8 से 12वीं तक के स्कूल के छात्रों को प्रासंगिक मानसिकता, कौशल सेट और ये सब उपलब्ध बनाना है, सशक्त बनाना है, ठीक है, यही सब है। फिर गिग इकोनॉमी, तो गिग इकोनॉमी की और शिफ्ट, ये क्या है, 2020-21 में 77 लाख यानी 7.7 मिलियन श्रमिक गिग इकोनॉमी में कार्यरत थे। भारत में कुल कार्यबल का 1.5% थे। विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में विकासशील देशों में गिग अर्थव्यवस्था में भागीदारी अधिक है। फिर है अगला, क्रैच के लिए पालना योजना, तो फिर अगली है क्रैच के लिए पालना योजना। तो इसमें क्या है, ये है कि इसमें है जैसे कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की पहल है, आंगनवाड़ी सह क्रैच पहल में संशोधन किया गया है। इसमें इससे अप्रैल 2022 में मिशन शक्ति में शामिल किया गया। फिर अर्थव्यवस्था में महिलाओं के योगदान को सुविधाजनक बनाने के लिए संस्थागत समर्थन की आवश्यकता है। योजना के तहत 7,000 आंगनवाड़ी में सह क्रैच स्थापित करना इसका उद्देश्य है। फिर कौशल निर्माण में विकास, तो विश्व कौशल प्रतियोगिता 2022 में भारत का स्थान 11वां है। केवल 4.4% युवा कार्यबल औपचारिक रूप से कुशल हैं। वर्ल्ड स्किल प्रतियोगिता, वर्ल्ड स्किल इंटरनेशनल का एक प्रमुख कार्यक्रम है। ये हर 2 वर्ष में आयोजित होता है, सबसे बड़ा व्यावसायिक शिक्षा और कौशल उत्कृष्टता कार्यक्रम है। फिर आगे चलें अपन, तो भारत दुनिया का कुल कृषि योग्य भूमि का 11.2% के साथ संपन्न है, और दूध, दाल, जूट के उत्पादन में पहले स्थान पे हैं, फलों के स्थान में दूसरे स्थान पे हैं, अनाज में तीसरे पे हैं। तो फल और सब्जियों में दूसरे पे हैं, दूध, दाल, जूट के में पहले में, अनाज में तीसरे में। कृषि निर्यात प्रसंस्करण खाद्य निर्यात में हिस्सेदारी है
7% से बढ़ के अब कितनी होगी 25.6। फिर नासिक महाराष्ट्र में स्थित एक कृषि प्रसंस्करण इकाई सह्याद्री किसान उत्पादक कंपनी है। फिर एक है एशियाई विकास बैंक एडीबी की इज वेल इन एशिया रिपोर्ट के अनुसार वृद्धावस्था निर्भरता अनुपात 2022 में 20% से बढ़कर 50 में 2050 में 30% तक हो जाएगी। फिर आगे देखें तो आगे क्या है कि एक टाटा द्वारा वित्त पोषित स्टार्टअप है, वो सबको हटा देते हैं, चलो सर ने भी हटा दिया। तो फिर कौशल विकास के लिए विभिन्न योजनाएं, तो जैसे पहली कौन सी है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2015 में शुरू की गई थी और इसमें 1000 से अधिक शैक्षणिक संस्थाएं हैं, उनमें संस्थाओं को स्किल इंडिया सेंटर के रूप में शामिल किया गया है। 8 क्षेत्रों में 119 नए युग और भविष्य के कौशल पाठ्यक्रम शुरू किए गए हैं। प्रशिक्षित लोगों में महिलाओं की भागीदारी कितनी हो गई है, 52.3% इन प्रशिक्षित लोगों में। ठीक है। और उद्यमिता प्रशिक्षण, ये क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट ने वर्ष 19 और वर्ष 24 के बीच 3.2 लाख लाभार्थियों के लिए उद्यमिता के क्षेत्र में प्रशिक्षण प्रदान किया है। फिर भारतीय उद्यमिता संस्थान IIT गुवाहाटी ने, ठीक है, ये जो भी है। फिर स्किल इंडिया डिजिटल हब प्लेटफॉर्म, तो ये क्या है, तो ML तकनीक के माध्यम से कौशल क्रेडिट और रोजगार तक पहुंच की सुविधा प्रदान करना इसका उद्देश्य है। अगस्त 2023 में लॉन्च की गई थी। फिर स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, तो बजट वर्ष 2024 ने 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की स्थापना की घोषणा की। वाराणसी और SDI भुवनेश्वर में 2 केंद्रों को चालू कर दिया है। कुशल भारतीयों की नैतिक और पारदर्शी अंतर्राष्ट्रीय भर्ती के लिए वर्ष 2021 में स्थापित किया इसको NSDC इंटरनेशनल लिमिटेड। तो NSDC इंटरनेशनल लिमिटेड क्या है, कुशल भारतीयों की नैतिक और पारदर्शी अंतर्राष्ट्रीय भर्ती के लिए 2021 में चालू किया गया। फिर है स्किल इम्पैक्ट इम्पाउंड, तो ये क्या है, वर्ष 2021 में लॉन्च किया गया। कौशल विकास नौकरी प्रतिधारण और प्रतिधारण के लिए निजी क्षेत्र के धन और विशेषज्ञता को आकर्षित करने के लिए अभिनव और परिणाम आधारित वित्त तंत्र डेवलपमेंट इम्पैक्ट बॉन्ड का लाभ उठाता है। कम से कम 60% महिलाएं हैं इसमें, जिसमें 50,000 युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। फिर PM विश्वकर्मा सितंबर 2023 में लॉन्च की गई है। 18 ट्रेड कवर हैं, एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। 5 से 7 दिन का बुनियादी कौशल, उन्नत 15 दिनों का वैकल्पिक कौशल, मजदूरी के नुकसान की भरपाई के लिए 500 प्रतिदिन का वजीफा और 1000 का यात्रा भत्ता दिया जाता है। शुरुआत में 1 लाख रुपए का ऋण 18 माह के लिए, दूसरी बार में 2 लाख रुपए का ऋण 30 माह के लिए, ब्याज अनुदान भी दिया जाता है। फिर राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना, तो अगस्त 2016 में कुशल कार्यबल की मांग को पूरा करने औद्योगिक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई थी। और अधिनियम के तहत प्रशिक्षुओं की नियुक्तियों को नियंत्रित करती है। कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय द्वारा 100% वित्त पोषित है। यह निर्धारित वजीफे के 25% अधिकतम 1500 प्रति माह के अधीन प्रतिपूर्ति करके प्रतिष्ठानों को प्रोत्साहित करता है। 6 महीने से वर्ष तक की अवधि के साथ व्यवहारिक हैंड ऑन द जॉब ट्रेनिंग आधारित कौशल अवसर के लिए स्नातक डिप्लोमा छात्र और व्यावसायिक प्रमाण पत्र धारकों को शामिल किया गया है। फिर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने शुरू किया है। 300 से अधिक कौशल पाठ्यक्रम उपलब्ध करवाना है। 717 जिलों में 2828 राज्यों में चालू किया गया है। तो 717 जिलों में और 28 राज्यों में। फिर जिला कौशल समितियां हैं, डिस्ट्रिक्ट स्किल कमिटीज, राज्य कौशल विकास मिशनों के मार्गदर्शन में ये जिला स्तर पर कौशल अंतर को दूर करने और मांग के आकलन को महत्वपूर्ण में भूमिका निभाएंगी। फिर इसमें 8 लाख उम्मीदवारों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने की परिकल्पना की गई है। 729 प्रधानमंत्री कौशल केंद्रों द्वारा कौशल भारत के तहत प्रशिक्षण केंद्र और 200 से अधिक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं यानी ITI को सशक्त बनाने में। फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को समग्र विकास और व्यावसायिक परीक्षण पे ध्यान केंद्रित करेगी। बॉटम अप दृष्टिकोण को अपनाते हुए रोजगार की पहचान की जाएगी।